school, the smart school, ये मेरा school है. Okay, students, let's move toward the exercise of newcomer. Our first activity is understanding the poem. Answer the following questions. And our first question is, how do the animals feel about the newcomer? What do you think is the main emotion in the poem? हाउ डू द एनिमल्स फील अबाउट द न्यू कमर? एनिमल्स इस न्यू कमर के बारे में कैसे फील करते हैं, ठीक है, कैसा वो फील करते हैं? दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर अफ्रेड, वट टाइप ऑफ थिंकिंग दे हैव? वट डू यू थिंक इज़ द मेन इमोशन इन द पोएम? और पूरी पोएम में मेन इमोशन कौन सा रहा है, ठीक है? एंग्री हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं? फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टूवर्ड द नोट्स. Here is the answer of the first question. The animals feel unhappy about the newcomer. ठीक है, they are not happy uh, about the arrival of the newcomer. The main emotion in the poem are fear, suspicion. ठीक है, they have fear, वो डरते हैं. suspicion, डाउट है वो इसके बारे में. ऑफ एंड सरप्राइज, ठीक है, वो हैरान है इसके कामों से. Let's move toward the second question. Our second question is, there are a lot of negatives in the poem. What is the effect of the word no repeated again and again? ठीक है, this is our second question, students. There are a lot of negatives in the poem. What is the effect of the poem no of the word no repeated again and again? बहुत बार यहाँ पर नेगेटिविटी शो की गई है. मीन टू से नो बीक, नो का वर्ड यूज़ किया गया. नो बीक, नो क्लॉज, नो पोज, नो स्केल्स, नो फिन्स, नो गिल्स, ठीक है, नो फर, नो फेदर्स. डिफरेंट चीज़ों को जो है वो नो को अगेन टाइम एंड अगेन इसको रिपीट किया गया है. What is the effect of the repeating of this point of this word no? Let's move toward the answer. The answer of this question is the negative in the poem and the word no. The negative in the poem and the word no means that the new visitor is unwelcomed by the other animals. ठीक है, the new visitor is unwelcomed by the other animals. That's why they are comparing the newcomer to themselves. वो अपने आप से इसको compare करते हैं. And after that they are saying that he is not appearing like us and he is not performing and acting like us. Let's move toward the next question. C. What is meant by not even the ghost of a wing? ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इवन अ गोस्ट ऑफ विंग, यानी कि परों की कहीं रूह भी आपको नज़र नहीं आती इसकी बॉडी पे. The answer of the question C is that, and not even the ghost of a wing means he had no sign of wings but can fly. इस पे परों का इसकी बॉडी पे निशान भी नज़र नहीं आता. बट इट कैन फ्लाई इन द स्काइज लाइक बर्ड्स. ठीक है, लेकिन ये फ्लाई कर सकता है. इसका मतलब है कि पर नहीं है इसके, लेकिन इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं. आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू द ह्यूमन्स डू इन द रिवर एंड इन द वॉरन? इंसान इस रिवर में और वॉरन में क्या करते हैं? ठीक है, व्हाट डू दीज एक्शंस टेल अस अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन्स के इन एक्शंस के बारे में ये एक्शंस जो है उनकी किस एबिलिटी को शो करते हैं? द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन इज़, इन रिवर्स ह्यूमन्स इग्नोर्स द इम्पैसेबल डैम्स एंड इन वॉरन दे डिग्स डीपर देन एनिमल डेयर टू गो. इट शोज़ ह्यूमन एबिलिटीज़ बियॉन्ड दीज एनिमल्स. ठीक है, ये इंसान की एबिलिटी और एनिमल्स से ज़्यादा पार को और उसकी विजडम को शो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. Here you can see working with words. Do you remember reading the poem, reading about similes and metaphors? हमने सिमिलीज और मेटाफर्स को तो पढ़ा हुआ है. ठीक है ना, सिमिलीज में हम एक चीज़ को दूसरे के साथ तशबीह देते हैं. ठीक है ना, सेम करेक्टरिस्टिक्स हम उसको बयान कर देते हैं उसकी. ठीक है, और मेटाफर में हम वही वर्ड उसके लिए यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, एज वी सेड दैट ही इज़ ब्राइव लाइक अ लॉयन, वो एक लॉयन की तरह ब्रेव है. तो एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हुए हमने सिमिली को यूज़ किया. एंड इफ़ वी से दैट ही इज़ अ लॉयन, वो एक शेर है. ठीक है,
मीन टू से इट्स अ मेटाफर, हमने उसको शेर जैसा नहीं कहा बल्कि उसको शेर ही कह दिया। इन द पोएम यू विल फाइंड अ मेटाफर, कैन यू से व्हाट इट इज़, ये क्या होता है, ठीक है। अ गोस्ट ऑफ विंग्स इज़ अ मेटाफर स्टूडेंट्स, एंड वी बोरो अ वर्ड एंड वी यूज़ द वर्ड फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट थिंग, ठीक है। उस वर्ड उसमें जो करेक्टरिस्टिक पाई जाती है हम उस शख्स के लिए वही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम जैसे हम उसको लॉयन बोल देते हैं, सेम नॉट इवन अ गोस्ट ऑफ विंग्स मीन, यानी उसकी बॉडी पे परों की कहीं रूह भी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो परों की तो रूह होती ही नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, साइलेंट लेटर्स, ठीक है। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? Go through the poem carefully, noting down all the words which contain silent letters. For example, bright, ठीक है। bright में T is silent, सॉरी GH is silent, ठीक है ना, bright, ठीक है। Let's move toward our next activity. We shall find the words here. Circle the silent letters in the following. Students, you can see that I have cut the silent letters here. Our first word is calm, ठीक है। Our first word is calm, and in this word letter L is silent, ठीक है। It is not pronounced, जो word pronounce नहीं किया जाता उसे हम silent बोलते हैं। And second word is him, him में N silent है। Third word is settle, B silent है। D में rain यानी G silent है। Let's move toward our fourth activity. Put the words from the list below into 4 columns as above according to the silent letters, ठीक है। हमने वर्ड्स को according to the silent letters divide करना है। Students, you can see the solution of this activity here in the notes. I have made 4 columns. In the first column, letter L is silent. As you can see, arms, L is silent here. Yoke, L is silent. Should, L is silent. Palm, almond and some, ठीक है। इनमें हमारा L साइलेंट है। सेकंड कॉलम में N साइलेंट है। ऑटम, डैम्ड, हिम, कॉलम, condemn, ठीक है। थर्ड in the third column the word letter B is silent. Settle, dumb, debt, plumber, numb, doubt. In fourth column the letter G is silent. As you can see, fan, resign and foreign, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी. फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच हैव अ सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग. पोएम में आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं जो जिनका सिमिलर मीनिंग हो, जो इसके सिनोनिम्स हों. ऑब्लिटरेट, किल, पोएम में इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है किल. impenetrable, impassable. Airing, spreading. Trace, shadow. Make bold, dare. Swollen, bloated. Disregards mean to say ignores. Let's move toward our next activity. C. Learning about language. In language today we shall read about clause. About clauses. What are clauses? Clauses are groups of words containing both subject and predicate, ठीक है। Clauses are group of words. Keep it in mind that these are group of words. A clause is a group of words containing both subject and predicate, ठीक है। आपके क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, जिसके यानी सब्जेक्ट आपका मेन पर्सन और मेन थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग, एंड द इंफॉर्मेशन विच वी आर टॉकिंग एंड the thing which we are talking about it is called predicate. Almost all sentences contain at least one clause. When a clause stands on its own, we call this a sentence. However, a clause is usually part of another sentence since it qualifies some words or words in that sentence, ठीक है। बट आपने यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन क्लॉज की लर्न करनी है. लेट्स मूव टुवर्ड द next page. Here are some sentences which consist of a single clause. Students, as we read that a clause has a subject and a predicate. Let's move. I have highlighted the subject. That boy is my brother. Okay, that boy is the subject and the information of that boy is the predicate, is my brother.
Silently the ship left the harbor. The ship is the subject. What the ship did, ship ने क्या किया? Silently it left the harbor. This is the predicate. She can read a book. She is the subject, and what can he do is the predicate. She can read a book. Notice that each clause has a subject and a predicate. Can you divide the sentences above into subject and predicate? We already have done this work. Longer sentences have more than one clause. They may contain a main clause and a subordinate clause. ठीक है स्टूडेंट्स, longer sentences में एक main clause होता है और एक subordinate clause होता है. Main clause do not depend on any other clause. मेन क्लॉज किसी और क्लॉज पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है, अपनी सेंस क्लियर करने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता होता. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, आपने इस बात को माइंड में रखना है. इन द एग्जाम्पल्स यू कैन सी दैट बॉय इज़ माई ब्रदर. ये सेंटेंस अपनी सेंस खुद क्लियर करता है. ठीक है, दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर. अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर दें, ठीक है, एक सेंटेंस बना दें दैट बॉय इज़ माई ब्रदर और दूसरा बना दें दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो ये दोनों सेंटेंसेस अपनी सेंस को खुद क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, इनको कंजक्शन के ज़रिए दो ज्वाइन कर दिया गया है, लेकिन अगर हम इनको सेपरेट भी करते हैं तो ये अपनी सेंस खुद क्लियर करते हैं. तो जो सेंटेंसेस अपनी सेंस खुद क्लियर करते हैं उन्हें मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी सेंस को क्लियर करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज दे आर जनरली नॉट एबल टू स्टैंड अलोन एज द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑल्टर, लिमिट or clarify the ideas of the main clause. They can function as nouns, adjectives and adverbs. They are quite easy to identify because they are normally linked to the main clauses by linking words such as that, which and where. ठीक है, that, which और where के वर्ड्स को यूज़ करते हुए, इन कंजक्शंस को यूज़ करते हुए, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं स्टूडेंट्स, इनको यूज़ करते हुए वो नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं टू मेक द सेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस क्लियर. फर्स्ट सेंटेंस की या फिर मेन क्लोज आपका सेकंड पे भी आ सकता है. मेन क्लोज की सेंस को क्लियर करने के लिए वो इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, you can see main clause and subordinate clause here. Students, you can also notice that the subordinate clause starts from the subordinate conjunction before, who, if and when. Let's move toward our next activity. Underline the main clauses in the following sentences. Students, you can see that I have underlined and highlighted the main clauses. बस आपने इस बात को माइंड में रखना है कि मेन क्लोजेस अपनी सेंस को खुद क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच. स्टूडेंट्स, इफ़ आई डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस, ठीक है, द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट लाइन आई शैल राइट द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर दे हैड देयर लंच. तो कौन सा सेंटेंस अपनी सेंस को क्लियर करेगा, फर्स्ट या सेकेंड? द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, बच्चे पार्क में चले गए, और सेकेंड सेंटेंस है इसके बाद उन्होंने अपना लंच किया. देन यू विल आस्क मी मैम हु हैड देयर लंच, किन लोगों ने अपना लंच किया, एंड आफ्टर व्हाट दे हैड देयर लंच, और किस काम के बाद अपना लंच किया. ठीक है, मीन टू से सेकेंड सेंटेंस सेपरेट होकर अपनी सेंस को क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन ये फर्स्ट सेंटेंस की सेंस को क्लियर करने के लिए उसको क्वालिफाई करता है. ठीक है, द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क एंड आफ्टर दैट दे हैड देयर लंच. बच्चे पार्क में चले गए और उसके बाद उन्होंने अपना लंच किया. आर सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कंजक्शन आफ्टर, एंड इन द सेकेंड स्टेटमेंट Maha went to the library, it's a main clause, though she didn't want to. Though is the subordinate conjunction, so the subordinate clause starts from the word though. She stopped at the town, वो टाउन में रुक गई. सॉरी, वी स्टॉप्ड एट द टाउन, हम टाउन में रुके. वेयर माई फादर वॉज बॉर्न. इफ़ आई सेपरेट द सेंटेंस वेयर माई फादर वॉज बॉर्न, इट विल बिकम अ क्वेश्चन. कहाँ मेरे फादर कहाँ पैदा हुए थे. ठीक है,
सो इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और अगर हम इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा कि मेरे फादर कहाँ पैदा हुए थे, जहाँ मेरे फादर पैदा हुए थे। तो आपसे पूछ सकता है कोई बंदा कि आप ये बात किससे पूछ रहे हैं, ठीक है, और आपके फादर कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं। व्हेन द सन केम आउट द बॉयज़ वेंट आउट टू प्ले फुटबॉल। Students, you can see the main clause is the boys went out to play football, ठीक है। बच्चे लड़के जो है बाहर फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। बट द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज़ व्हेन द सन केम आउट। अगर मैं इस सेंटेंस को सेपरेट कर दूँ, व्हेन द सन केम आउट, जब सूरज निकला, तो आप पूछेंगे मैम फिर क्या हुआ, कब सूरज निकला और फिर क्या हुआ, ठीक है। After the play was over, the actors met the children. The actors met the children is the main clause. He came, वो आया। When I called, जब मैंने बुलाया, ठीक है। He came is the main sentence. The man went where I asked him to go. The man went is the main clause. The trees died because there was no rain. The trees died is the main clause. If Amir comes, we shall all go to the park. We shall all go to the park is the main clause. अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ, इफ़ आमिर कम्स, तो आप फिर पूछेंगे मैम अगर आमिर आता है तो हम क्या करेंगे। हु इज़ आमिर एंड फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग, डिफरेंट क्वेश्चन विल बी देयर रिगार्डिंग दिस सेंटेंस। द पुलिसमैन अरेस्टेड द मैन। द पुलिसमैन अरेस्टेड द मैन। पुलिसमैन ने उन आदमियों को अरेस्ट कर लिया हु ब्रोक इन टू द शॉप। The policeman arrested the shop is the main clause. Students, I hope you all understand it and you all will learn this exercise properly. Inshallah Taala. Allah Hafiz.